हेलो स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे थे टॉक्सिसिटी स्टडीज। उसमें फर्स्ट हमने एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडी को कवर कर लिया है। उसमें हमने देख लिया है कि एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडी के थ्रू कौन कौन से पैरामीटर हमारे असेस किए जाते हैं, किस तरीके से ऑब्जर्वेशन होती है और फाइनल आपको रिजल्ट किस तरीके का मिलता है। ठीक है, अब बात करने जा रहे हैं हम सेकेंड टाइप ऑफ टॉक्सिसिटी की, जो क्या है आपकी सब एक्यूट टॉक्सिसिटी। हालांकि सब क्रोनिक टॉक्सिसिटी भी मैंने इसी के अंडर ली हुई है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बता दूंगी। और ऑलमोस्ट जो पैरामीटर्स दोनों में असेस किए जाते हैं सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब एक्यूट की ही बात कर रहे हैं। तो जनरली होता क्या है, कोई भी एक इंसान है, उसको आप कोई एक ड्रग दे रहे हो, ठीक है, और कितने दिनों तक दे रहे हो, अप टू 28 डेज तक वो लगातार वो ड्रग को कंज्यूम कर रहा है, उस मेडिसिन को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, डोज उसकी क्या होगी आपकी, ऑब्वियसली अगर 28 दिन के अंदर कोई बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो इट मींस वो डोज आपकी हाई डोज ही होगी। ठीक है, कभी कभी आपका मीडियम डोज में भी आपकी टॉक्सिसिटी आने लगती है, लेकिन जनरली जो एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडी होती है आपकी सब एक्यूट, उसमें भी आपकी लाइक एक्यूट टॉक्सिसिटी हाई डोज की वजह से ही आपकी ये प्रॉब्लम आती है, टॉक्सिसिटीज आती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सब एक्यूट टॉक्सिसिटी, यानी कि किसी भी ड्रग को 28 दिन तक लगातार आप ले रहे हो और आपको टॉक्सिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है बॉडी में, उसको हमने क्या बोला, सब एक्यूट टॉक्सिसिटी। ये एक सिंपल टर्म्स में मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब बात करेंगे सब क्रोनिक की। ये तो सब एक्यूट हो गया। अगर सब क्रोनिक को मैंने एक साथ इसलिए लिखा था क्योंकि सब जो क्रोनिक स्टडी है वो बिल्कुल सेम रहेंगे, उनके पैरामीटर डिफरेंस नहीं होते, लेकिन बात क्या होती है, दोनों में वेरिएशन क्या होती है। इसमें तो आपका मैंने क्या बोला कि आपका जो अप टू आप बोल सकते हो लेस देन और इक्वल टू 28 डेज के लिए आपका ड्रग एक्सपोजर रहता है, लेकिन जो सब क्रॉनिक स्टडी होती है उसमें आपका क्या होता है, आपका 90 डेज तक आपका क्या रहता है, ड्रग एक्सपोजर रहता है। यानी कि कोई ऐसी मेडिसिन है जो आप लगभग 3 महीने तक लगातार आप उसे कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, लगातार आप उसे दिए जा रहे हो, तो उसके बाद जो टॉक्सिसिटी होगी उसे क्या बोलोगे आप, सब क्रोनिक टॉक्सिसिटी। सब एक्यूट क्या हो गई, 28, लगभग 1 महीने तक अगर आप ड्रग ले रहे हो उसके बाद आ रही है तो वो सब एक्यूट हो गई। और अगर आप 90 डेज यानी कि लगभग 3 महीने तक आप किसी ड्रग को दे रहे हो और उसके बाद जो टॉक्सिसिटी आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है वो आपकी क्या है, सब क्रोनिक टॉक्सिसिटी है। सिंपल टर्म में, डिटेल में मैंने बहुत जो वेरी फर्स्ट लेक्चर जो टॉक्सिकोलॉजी का था उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो टॉक्सिसिटी आप वहां से पढ़ सकते हो। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं टॉक्सिसिटी स्टडीज की, जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि टॉक्सिसिटी स्टडीज क्यों की जा रही है, वो इसलिए की जा रही है कि जब भी कोई नया मॉलिक्यूल आपका डिस्कवर होता है तो ह्यूमंस में उसे देने से पहले एनिमल्स में स्टडी की जाती है, सो दैट हमें पता लग सके कौन सी आपकी सेफ डोज कौन सी रहेगी, किस रेंज में अगर आप ड्रग को दोगे तो आपको टॉक्सिक इफेक्ट नहीं आएंगे ह्यूमंस में। और जब आप ये पूरी टॉक्सिसिटी स्टडी कर लेते हो उसके बाद ही आप क्या करते हो, ह्यूमंस को सेफ डोज देते हो। और वो सेफ डोज कहां से पता लगती है, टॉक्सिसिटी स्टडीज से। ठीक है, एक्यूट टॉक्सिसिटी से क्या पता लगा था हमें, LD50 का पता लग गया था, हमें उस डोज का पता लग गया था जिस डोज को देने के बाद 50% जो हमारे एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स थे वो खत्म हो गए थे। ठीक है, तो वो डोज तक तो हमें जाना ही नहीं है, और उसका भी अभी हमारा यूटिलाइजेशन होने वाला है, वो भी मैं बताऊंगी आपको कैसे करते हैं, LD50 के थ्रू कैसे हम डोज डिटरमाइन करते हैं। तो LD50 का पता होना बहुत जरूरी है, जो कि हमें एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडी से पता लग चुका है। आज के अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सब एक्यूट और सब क्रोनिक को साथ में लेके चल रहे हैं। तो इन स्टडीज के थ्रू हमें क्या क्या पता लगेगा वो मैं आपको आज बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए, दोनों में सेम होता है, केवल डेज का डिफरेंस होता है, ये दिमाग में रखना अपना, बाकी सारा सिमिलर रहेगा। ठीक है, तो मैं इसे यहां से हटा रही हूं। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या डिफरेंस है क्या नहीं है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले जब आपको ये स्टडी परफॉर्म करनी होती है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एनिमल्स चाहिए जिनमें आप टेस्टिंग करोगे। तो जर्नली जो एनिमल यहाँ पे यूज होते हैं आपके, वो कौन है, आपके रोडेंट है। ठीक है, रोडेंट्स को यूज करते हैं, तो आप रेट या माइस किसी को भी यूज कर सकते हैं। सपोज इन स्टडीज के लिए ज्यादातर हम क्या करते हैं, रेट को यूज करते हैं। ठीक है, आपने हेल्दी रेड आपने ले लिया है, रेट ले लिया है, सॉरी। अब रेट आपके पास आ चुके हैं। ठीक है,
आप क्या करोगे, जो आपके रेट आपने लिए हैं उनके आपने सपोज आपने क्या किए, 3 ग्रुप बना लिए, एक फर्स्ट ग्रुप है, एक सेकेंड ग्रुप है और एक थर्ड ग्रुप है। तो फर्स्ट ग्रुप में सपोज आपके पास कितने हैं, 10 एनिमल है, सेकंड में भी आपके पास 10 रेट है और इसमें भी आपके 10 रेट है। ये केवल आपको एक ओवरव्यू में दे रही हूँ, बाकी सब ओईसीडी के ने गाइडलाइंस दी हुई है, उसको आपको फॉलो करना है कि कितने ग्रुप बनेंगे, उसमें कितने एनिमल्स आपके होने चाहिए, ये मैं आपको एक बेसिक बता रही हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए आपने 3 ग्रुप आपके पास है, तो फर्स्ट ग्रुप में जो आपके 10 रेट हैं उसमें आप क्या दोगे, हाई डोज दोगे, ठीक है, हाई डोज, जो आपका ड्रग जिसकी टेस्टिंग हो रही है उसकी हाई डोज सिलेक्ट करोगे। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे फायदा एक्यूट टॉक्सिसिटी से हमें क्या मिला, हमें LD50 पता है, हमें पता है कि कितनी डोज देने पर आपके एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स की डेथ हो सकती है, जो हमें एक्यूट टॉक्सिसिटी से पता लग चुका है। तो हमेशा हम हाई डोज जरूर लेंगे, लेकिन ये हाई डोज कैसी होगी, लीथल नहीं होगी, क्योंकि एक्यूट टॉक्सिसिटी से हमें पता लग गया है कि किस डोज पे एनिमल्स की डेथ हो जाती है। तो हाई डोज जरूर लेनी है, लेकिन ये कौन सी होगी, टॉक्सिक डोज होगी, यानी कि इस डोज से आपकी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होगी लेकिन डेथ नहीं होगी एनिमल्स की, ठीक है। तो ये फायदा होता है एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडी पहले परफॉर्म करने का। सेकेंड जो होगा, इसमें आप मॉडरेट डोज ले लो, इससे कम, इंटरमीडिएट डोज भी बोल सकते हो, ठीक है, वो ले ली। और जो थर्ड ग्रुप ऑफ एनिमल है इन्हें आप लो डोज देंगे, लो डोज, जब जिसको हम ये मान के चलते हैं कि ये वो डोज है जो क्या है आपकी, जो क्या है, सेफ है, ये मान के चल रहे हैं हम, ठीक है। अभी एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन हम ये मान के, एक्यूट टॉक्सिसिटी में जो हमें DRC कर्व मिला था उसके थ्रू हम ये इंटरप्रिटेट करा है कि ये लो डोज जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो आपकी नॉन टॉक्सिक होगी, सेफ डोज होगी, ठीक है। इतना आपने कर लिया। अब आपने क्या करना है, इनको एनिमल्स को आप ये मेडिसिन लगातार दोगे। अगर बात कर रहे हैं सब एक्यूट स्टडी की तो कितने दिनों तक दोगे, 28 दिन तक आप दोगे। अगर बात कर रहे हैं सब क्रोनिक स्टडीज की तो कितने दिनों तक देते हैं इन डोज को, 90 डेज तक, वो सेम रहेगा, ठीक हो गया। अब आपने ये दिया, अब आपको क्या करना है, जितना टाइम आप इन्हें वो मेडिसिन दे रहे हो, ठीक है, आपको क्या करना है, लगातार ऑब्जर्व करना है एनिमल्स को, ठीक है। ऑब्जर्व करना मतलब आप लगातार देखोगे कि एनिमल्स में क्या चेंज आ रहा है, हर दिन उसका एक आप टाइम अपना डिसाइड कर सकते हो कि आप 7 दिन में देखोगे, 7 डेज के बाद देखोगे, 7 डेज में देख लिया, फिर 14 डेज में देख लिया, फिर 21 डेज में देख लिया, इस तरीके से आप अपना टाइम डिसाइड कर सकते हो। ओईसीडी ने गाइडलाइन ऑलरेडी दी हुई है, उसमें कोई आपको इतना सोचने की भी जरूरत नहीं है। तो आपने क्या किया, अब आप ये ड्रग दे रहे हो लगातार, आपको पता है कितने दिनों तक आपको देनी है कॉन्टिन्यूअसली, साथ ही साथ आप ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्वेशन आपकी चलती रहेगी। तो ऑब्जर्वेशन में आप क्या क्या चीजें चेक करोगे, ठीक है, जिस दौरान आप ये दे रहे हो, तो ऑब्जर्वेशन में आपको क्या क्या चेक करना है, चलिए उनके बारे में हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें होंगी जो आप ऑब्जर्वेशन के टाइम पे देखोगे। तो सबसे पहले तो आ जाता है आपका क्लिनिकल साइंस, क्लिनिकल साइन। अब क्लिनिकल साइन में क्या आएगा, क्लिनिकल साइन में आपको ध्यान में देखना है कि आपका वेट कितना आ रहा है, ठीक है, वेट गेन या वेट लॉस कितना हुआ है, तो वो भी आप देखोगे, जो एनिमल्स है उनका वेट देखते रहोगे साथ के साथ। दूसरा आप क्या देखोगे, कि आप ये फूड इनटेक भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज क्लिनिकल साइंस में आ जाएगा, आप उनकी बिहेवियरल स्टडी भी करते रहोगे, ठीक है। बिहेवियरल स्टडी मतलब क्या होता है, एनिमल्स की एक अपनी क्या होती है, नेचुरल बिहेवियर होता है, वो किस तरीके से कर रहे हैं। कभी कभी आप एक्सपेरिमेंटल, जब आप एनिमल्स के साथ आप करोगे ना एक्सपेरिमेंट, तो आप देखोगे कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम मेडिसिन देते हैं, उसके कुछ दिन बाद या कोई भी वो दिन हो सकता है जिसमें वो एबनॉर्मल आपका एक्टिविटी दिखानी शो कर दे। कभी कभी होता है एनिमल एक साइड को ही ज्यादा मूव करने लगता है, ठीक है, या हो रहा है बिल्कुल पड़ा हुआ है, कोई आपका रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, लेकिन है जिंदा है लेकिन रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो ये अलग अलग तरीके की एक्टिविटी शो करने लगता है, गोल गोल ही घूम रहा है, उसका इसका ये शो करता है कि उसके ब्रेन में कुछ ना कुछ डैमेज हुआ है आपने जो मेडिसिन दी है उसकी वजह से, ठीक है। तो ये कुछ चीजें होती हैं, वो आप जब करोगे तो आपको समझ में आएगा, अगर आपके सिलेबस में है ये सब चीजें, एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करने हैं, तो क्लिनिकल साइंस देखते रहोगे, उसका वेट देखोगे, उसके बिहेवियर को चेंज कर देखोगे कि कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे। सेकेंड जो बात आपको ध्यान में रखनी होगी वो आप ये देखोगे
कि एनिमल्स के फूड इनटेक या वाटर इनटेक पे कोई फर्क तो नहीं आया है। आपने मेडिसिन दी, क्या पता उसको लेने के बाद वो कम खाना खा रहा हो या कम पानी पी रहा हो, तो ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीजें आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा आपने क्या करना है, साथ ही साथ आप क्या करोगे, बीच बीच में ब्लड सैंपल कलेक्ट करते रहोगे और उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ऑर्गन फंक्शन टेस्ट कर सकते हो। जैसे आपको पता है ना, हम लोग भी नॉर्मल एलएफटी करवाते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, तो उसमें ब्लड सैंपल या यूरिन सैंपल ले लिया जाता है और उसके थ्रू हम पैरामीटर्स को देखते हैं। सपोज कोई ऐसा है आपका जिसमें आपका क्या है, एएसटी या एएलटी जो हमारा एंजाइम है उसका लेवल बढ़ा हुआ है, तो वो इस चीज को बताता है कि इसके लीवर में प्रॉब्लम आ रही है। तो आप जब एनिमल्स का ब्लड कलेक्ट करोगे और अगर उस ब्लड की टेस्टिंग के टाइम पे ये आपके इनका लेवल बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब उसके लीवर में दिक्कत आनी शुरू हो गई है। सेम विथ किडनी, अगर आपका जो आपका ब्लड है उसमें जो BUN बुन बोलते हैं जैसे, या क्रिटिनिन है, इनका लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब किडनी में आपकी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई है। तो ये भी आपको साथ साथ करते रहना है जिस टाइम आपका ये पूरा एक्सपेरिमेंट चल रहा है। आप बीच बीच में आप सैंपल्स कलेक्ट करते रहेंगे और ऑर्गन फंक्शन टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ताकि आपको पता लग सके कि किस दिन में या कितना टाइम लग रहा है ऑर्गन्स पे इफेक्ट आने में। शुरुआत में नहीं आएगा, हो सकता है 7 दिन तक कुछ नहीं हुआ, 14 दिन तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन 21वें दिन में जब आपने सैंपल कलेक्ट किया तो आपको दिख रहा है कि भाई कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, आपके जो ये एंजाइम्स एलिवेट हो रहे हैं ब्लड में, तो इसका मतलब फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो ये ऑर्गन फंक्शन टेस्ट आपका चलेगा। तो कैसे चलेगा बता चुकी हूँ मैं, ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल के थ्रू कर सकते हो। और लास्ट आपका जो आता है वो है हिस्टोपैथोलॉजी। जनरली जो हिस्टोपैथोलॉजी होती है वो एंड में परफॉर्म करते हैं, जब आपका एक्सपेरिमेंट हो जाता है, यानी कि सब एक्यूट स्टडीज के केस में 28 डेज पे, जो लास्ट होगा आपका 28 दिन के बाद, और जो आपका सब क्रॉनिक है उसमें 90 दिन के बाद। आप क्या करोगे, हर ग्रुप से कुछ एनिमल्स को सेक्रीफाइस करोगे फॉर द सेक ऑफ, किसके लिए, ह्यूमन काइंड के बेनिफिट के लिए हो रहा है। जो आपके एनिमल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, तो किल नहीं बोलना है, तो आप क्या कर रहे हो, उन्हें सेक्रीफाइस कर रहे हो सो दैट हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल सके, डेटा अच्छा मिल सके। तो कुछ एनिमल्स को हम सेक्रीफाइस कर देते हैं और फिर उनके ऑर्गन्स को हम निकालते हैं, लीवर को निकाला, किडनी को निकाला, और फिर उनकी हिस्टोपैथोलॉजी लैब में उनको आप सेंड कीजिए, चाहे खुद परफॉर्म कीजिए अगर आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है। तो वो हिस्टोपैथोलॉजी के थ्रू जब माइक्रोस्कोपिक स्टडीज होती हैं तो पता लग जाता है कि लीवर में कितना डैमेज हुआ, आपने जो ड्रग दी उसका लीवर में कितना डैमेज हुआ, किडनी में कितना डैमेज हुआ, ब्रेन में कितना डैमेज हुआ। तो सारे ऑर्गन्स की आप हिस्टोपैथ कर सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि जो आपकी ड्रग है वो इन ऑर्गन्स पे, कौन कौन से ऑर्गन्स पे फर्क डाल रही है और कितना फर्क डाल रही है। ठीक है, तो ये आपका क्या रहेगा, ऑब्जर्वेशन हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ऑब्जर्वेशन। अब बात करेंगे अबाउट दी पैरामीटर्स। ठीक है, कि क्या क्या पैरामीटर्स हम इस चाहे वो सब एक्यूट हो सब क्रॉनिक हो, इसके दौरान हमें क्या क्या पैरामीटर्स का पता लगता है। जैसे एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडीज में किसका पता लगा था, LD50 का। अब हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हमें किस किस चीज का पता लगता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। चलो इसे हटाते हैं और अब पैरामीटर्स पे फोकस करेंगे। ठीक है, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं वो देख लेते हैं। तो पैरामीटर्स को असेस कैसे करेंगे, एक तो चीज आपको पता लग गई है कि भाई LD50 तक तो हम इसमें जाते नहीं है, इसमें जो भी हमने डोज दी एनिमल को वो LD50 से कम ही थी, हाई डोज थी लेकिन LD50 से कम थी। ठीक है, तो चलिए पैरामीटर्स की बात करते हैं कि जो हमारी सब एक्यूट सब क्रोनिक की बात हो रही है सेकेंड नंबर पे, इस पे क्या क्या पैरामीटर्स हमारे पता चलते हैं हमें। पैरामीटर्स,
एक और बात यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहूंगी जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई है। जनरली जब हम एनिमल्स को सिलेक्ट करते हैं ना स्टडीज के लिए, तो मान लीजिए कोई ऐसी मेडिसिन है जो डायबिटीज के लिए बनी है, ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, ये तो मैंने ड्रग वाले तो आपको बता दिए थे कि 3 ग्रुप ये रहेंगे। इसके अलावा एक ग्रुप ऐसा होता है जो बिल्कुल क्या होता है आपका व्हीकल ग्रुप होता है, यानी कि उस ग्रुप में जो हमारे एनिमल्स होंगे उन्हें केवल क्या देते हैं, व्हीकल देते हैं, नॉर्मल सलाइन ही आप दिए जा रहे हो, ठीक है। जिस भी सॉल्यूशन में आपने ड्रग को डिसॉल्व किया है केवल वही सॉल्यूशन आप दे रहे हो, ड्रग नहीं है उसमें, ठीक है। तो एक ग्रुप तो ऐसा होता है जिसको हम व्हीकल ग्रुप बोलते हैं, यानी कि उसमें केवल आप व्हीकल दे रहे हो। एक ग्रुप ऐसा होता है जो डिजीज्ड ग्रुप होता है, इसे कंट्रोल ग्रुप बोलते हैं। उस ग्रुप में जो एनिमल्स होते हैं ना, उनमें आपने क्या करी होती है, जो ये हमने जितने भी ग्रुप लिए हुए हैं इनमें हम क्या करते हैं, डिजीज इंड्यूस कराते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, अगर आप ये बात आपको ध्यान नहीं रहेगी तो आपको पता नहीं लगेगा। तो जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो जो ये ग्रुप होते हैं इनमें हम डिजीज भी इंड्यूस कराते हैं, तभी हमें ये पता लग पाता है कि हम जो ड्रग दे रहे हैं इन एनिमल्स को वो आपकी डिजीज को ठीक कर भी पा रही है या नहीं। तो इसमें आपका ऐसा भी ग्रुप रहेगा जिसमें डिजीज एनिमल रहेंगे और उन्हें फिर आप मेडिसिन दोगे, तो इससे आपको ये पता लगेगा कि भाई हाँ हमारी मेडिसिन आपका काम कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। ये आपके बेसिकली थेरापेटिक ग्रुप में आ जाते हैं, तो ये भी आप दिमाग में रखिएगा कॉन्सेप्ट अपने, ठीक है। चलिए पहले बात करते हैं पैरामीटर्स की, क्योंकि ये टॉक्सिसिटी स्टडीज है तो इसमें हम डिजीज इंडक्शन वाला केस रखेंगे नहीं, लेकिन आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। तो सबसे पहला पैरामीटर जो यहां से पता लगता है इन स्टडीज के थ्रू वो क्या है आपका NOAEL, नोएल। NOAEL की फुल फॉर्म क्या है आपकी, नो ऑब्जर्व्ड एडवर्स इफेक्ट लेवल। चलिए इसे करने से पहले यहाँ पे एक मैं छोटा सा आपको टेबल बना के दे रही हूँ ताकि आपको पता लग जाए, मुझे समझाने में थोड़ा आसानी हो जाए। डोज लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। सपोज डोज कितनी थी, 10 mg थी, एडवर्स इफेक्ट 0, कुछ भी नहीं आया, ठीक है। डोज आपने दी कितनी कर लें, 50 mg कर ली। 50 mg डोज देने में आपके ADR अभी भी आपका क्या है, एडवर्स इफेक्ट क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो नन लिख देती हूँ, ऊपर भी नन लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आपने डोज की 100 mg दी ड्रग एनिमल्स को इन स्टडीज के दौरान जो अभी कर रहे हैं हम सब क्रोनिक और सब एक्यूट, तो 100 mg आपने दी, तो क्या हुआ आपका, थोड़ा सा आपका टॉक्सिक इफेक्ट आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो हम बोल सकते हैं स्टार्टिंग ऑफ, ये सपोज पैरासिटामोल की बात हो रही है, ठीक है, ये किस ड्रग की बात कर रहे हैं हम, PCM की बात कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग ऑफ लीवर इंजरी, थोड़ा सा लीवर इंजरी होना स्टार्ट हो गया है और फिर हमने डोज दी 200 mg, या आप अपने हिसाब से कर सकते हो, और ये इस डोज में आपका लीवर डैमेज हो गया है। तो ये है आपका पैरासिटामोल का डाटा आपके सामने है कि पैरासिटामोल लेने के बाद क्या क्या हुआ है वो आपके सामने है। अब इसी के बेसिस पे हम इन पैरामीटर्स को असेस करेंगे। तो सबसे पहला पैरामीटर क्या है, NOAEL। NOAEL मतलब नो ऑब्जर्व एडवर्स इफेक्ट लेवल, यानी कि NOAEL ड्रग की वो डोज होती है, वो मैक्सिमम डोज होती है जिसमें कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं आ रहे हैं। तो अगर इस टेबल के हिसाब से आप देखो, पैरासिटामोल की कौन सी ऐसी मैक्सिमम डोज है जिसमें ADR नहीं आया, 50 mg। 50 mg आपने दिया, कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आया, आपने बढ़ाई 100 mg तो आपका इंजरी होनी स्टार्ट हो गई। तो आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस डाटा जो NOAEL है वो क्या है आपकी, इस डाटा के हिसाब से 50 mg पर kg पर डे, ये आपकी क्या है, NOAEL है। यानी कि NOAEL मतलब होता है किसी भी ड्रग की वो मैक्सिमम डोज जिसमें कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आया है। अगर उस डोज से आप थोड़ा भी आगे बढ़ रहे हैं तो एडवर्स इफेक्ट आने स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे मैंने डिफरेंस रखा है 50 mg फिर 100 लिखा है, आप इसके बीच में बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस भी रख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये तो पहला पैरामीटर है जो आपको पता लग जाएगा।
इस स्टडी के थ्रू, दोनों ही, सब एक्यूट सब क्रोनिक के थ्रू। दूसरा आपको पता लग जाएगा LOAEL का। LOAEL मतलब क्या होता है? लो ऑब्जर्व्ड एडवर्स इफेक्ट लेवल। ठीक है, तो लो ऑब्जर्व्ड एडवर्स इफेक्ट लेवल क्या होता है? ये आपकी वो ड्रग की वो लोएस्ट डोज है जिसमें ADR आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस डाटा के अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी डोज है लोएस्ट डोज जिसमें ADR आने स्टार्ट हो रहे हैं? वो है 100 mg। 100 mg में ही आपका लीवर इंजरी होनी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, लीवर इंजरी स्टार्ट हो गई थी। कैसे पता लगेगा आपको? वो जो ब्लड टेस्ट आप कर रहे हो, जब आपको LFT वगैरह करोगे उसमें लीवर एंजाइम एलिवेटेड आपको दिखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब आपका लीवर इंजरी होनी स्टार्ट हो गई है, टॉक्सिसिटी आनी स्टार्ट हो गई है। और उसी डोज को हम क्या बोलते हैं? LOAEL बोलते हैं। लो ऑब्जर्व मतलब ड्रग की वो डोज, वो लोएस्ट डोज जिसमें आपके ADR आने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये आपकी अकॉर्डिंग टू दिस डाटा ये क्या है? आपकी 100 mg पर kg पर डे। तो ये हो गया आपका सेकेंड पैरामीटर। तो दोनों में डिफरेंस समझ में होने चाहिए और इनका क्या फायदा है ये भी मैं भी आपको बताऊंगी। ठीक है, इन्हीं के बेसिस में हमारी सेफ डोज निकाली जाती है। जब आपको किसी भी ड्रग का NOAEL पता लग गया, LOAEL पता चल गया, तो उसी के हिसाब से हम सेफ डोज को आपका एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इतना ध्यान में रखो। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आपका पैरामीटर आता है, चलिए यही इसी के बेसिस पे बता देती हूँ मैं, वो आता है आपका एवरेज डेली इनटेक। हमें ये पता लग जाता है और इसके भी केवल बेसिक का पता लगता है, या आप ये बोल सकते हो बेसिस ऑफ एवरेज डेली इनटेक। जो फाइनल ADI पता लगता है वो क्रोनिक से ही पता लगता है, यानी कि आप डेली कितना ले सकते हो एक इंसान, अगर आप, क्योंकि ये अल्टीमेटली जो ये डाटा निकल रहा है वो ह्यूमंस के लिए ही तो निकल रहा है, क्योंकि यहाँ से टॉक्सिसिटी स्टडीज से जो भी रिजल्ट मिलेगा वो फाइनली ह्यूमंस के लिए आपका यूज होगा। तो इनके बेसिस में NOAEL और LOAEL के बेसिस पे हम एवरेज डेली इनटेक ह्यूमंस के लिए निकाल सकते हैं। लेकिन यहां से जो निकल के आएगा सब एक्यूट सब क्रोनिक के थ्रू जो निकल के आएगा वो केवल एक बेसिक प्रोवाइड करेगा, फाइनल जो निकलेगा वो किससे निकलेगा? क्रोनिक से, क्योंकि एक लंबे टाइम के लिए आप ड्रग दोगे और उसमें ज्यादा सेफ और एक्यूरेट डाटा आपको मिलेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए समझो एवरेज डेली इनटेक आपको कैसे पता लगेगा। अब इन डाटा के थ्रू आपको NAEL पता है, LOAEL पता है, तो आप कैसे ADI निकालते हो? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका ADI एवरेज डेली इनटेक इज इक्वल टू NOAEL या फिर LOAEL, जो भी आपके पास अवेलेबल है, अभी मैं बताऊंगी क्यों मैं ये बोल रही हूँ, डिवाइडेड बाय सेफ्टी फैक्टर। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात आती है, वो मैं आपको समझा दूंगी, बाकी डिटेल में सेफ्टी फैक्टर में अलग लेक्चर में आपको बताऊंगी, फिर भी समझ लो। ठीक है, अब होता क्या है, बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जिसके लिए NOAEL निकलता ही नहीं है। आप उसे थोड़े, जैसे मान लो मैंने अभी LD50 वाला आपको बताया था, अगर कोई ड्रग बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, ठीक है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, तो वो थोड़ी ही डोज में भी अगर दोगे ना तो वो ADR दिखाना शुरू कर देगी। तो ये नन वाला फैक्टर उनके साथ आएगा ही नहीं। आप 10 mg में दोगे तो ADR आने स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत सी ड्रग ऐसी होती हैं। ठीक है, जैसे ये आप कोई भी डाटा आप ले सकते हो। ठीक है, हम डाटा पे जाते ही नहीं है, सिंपल सी बात है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि बहुत सी ड्रग ऐसी होती हैं जिन्हें आप लो डोज में देते हो तब भी ADR आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनके लिए NOAEL आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, क्योंकि NOAEL क्या होता है, वो मैक्सिमम डोज इसमें ADR आ ही नहीं रहे हैं, जबकि यहाँ पे क्या होता है ADR शुरू से ही आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में NOAEL के बदले हम किसको यूज करते हैं? LOAEL को यूज करते हैं, यानी कि वो लोएस्ट डोज जिसमें ADR आने स्टार्ट हो गए हैं उसको हम इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। समझ में आ गया? ये क्यों मैंने ऑब्लिक में लिखा है। ठीक है, डिवाइडेड बाय सेफ्टी फैक्टर क्या है भाई? चलो ठीक है, NOAEL LOAEL तो आप यहाँ से निकाल लोगे। ठीक है, पता लग जाएगा, आप एनिमल्स को ड्रग दोगे आपको पता लग जाएगा, आप ऑब्जर्वेशन लगातार कर रहे हो और आपको पता लग जाएगा कि कितनी डोज में आपका ADR आने स्टार्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब सेफ्टी फैक्टर का क्या है? सेफ्टी फैक्टर मतलब क्या होता है, हमें पता है कि हम ये एनिमल स्टडी परफॉर्म कर रहे हैं और ये ड्रग्स हम किसको देने वाले हैं? ह्यूमंस को देने वाले हैं। तो क्या एनिमल और ह्यूमन में कोई वेरिएशन नहीं है? ऑफ कोर्स है ना? तो इसीलिए
सेफ्टी फैक्टर आपका यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसकी पूरी कैलकुलेशन होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक तो फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया कि भाई एनिमल का डाटा है और जो ह्यूमन में आप दोगे तो आपका क्या है, तब वेरिएशन आएगा, उसको हमें ठीक करना है, तो उसके लिए हमें सेफ्टी फैक्टर चाहिए। दूसरा, आपका ह्यूमंस में भी, अगर मान लीजिए आपने ह्यूमन में ही स्टडी क्यों ना परफॉर्म की हो, क्लिनिकल ट्रायल में जो जनरली करते हैं हम, और उसके बाद आप दे रहे हो, तो उसके बाद भी ह्यूमन टू ह्यूमन वेरिएशन भी बहुत होती है। कोई हो सकता है ये ड्रग आप किसी बच्चे को दोगे, हो सकता है आप किसी मेल को दो या फीमेल को दो, हो सकता है जो इंडिविजुअल्स हैं सब में जेनेटिक वेरिएशन होते ही होते हैं, तो इंटर स्पीसीज वेरिएशन भी होते हैं, तो वहां पे भी आपका डाटा बिगड़ सकता है, ठीक है। तीसरा क्या होता है, कभी कभी हमारे पास जो डाटा आता है वो इनकम्प्लीट आता है। सपोज आपके पास केवल एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडी का डाटा है, ठीक है। आप जब आप डोज डिसाइड करते हो, मान लो कि आपके पास केवल एक्यूट टॉक्सिसिटी, सब एक्यूट, सब क्रोनिक स्टडी का डाटा है, लेकिन क्रोनिक स्टडी का डाटा आपके पास है ही नहीं, तो उस केस में उस बेसिस पे कैसे आप ह्यूमन को दे दोगे? ह्यूमन को देने के लिए आपके पास तीनों स्टडीज का डाटा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बहुत टाइम ऐसा होता है कि क्रोनिक का डाटा अगर आपके पास नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, इस सेफ्टी फैक्टर को यूज करते हैं। डाटा को करेक्ट करने के लिए सेफ्टी फैक्टर का यूज किया जाता है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इन तीनों प्रॉब्लम से छुटकारा पा लेते हैं, ठीक है। अभी ये सेफ्टी फैक्टर कैलकुलेशन मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कैसे कैसे ये सेफ्टी फैक्टर निकाला जाता है, बट फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए कि सेफ्टी फैक्टर वो फैक्टर है जो कि हर किसी डाटा के लिए यूनिक रहता है, ठीक है। तो आप जो भी आपका एनओईएल और एलओईएल आया है उसको सेफ्टी फैक्टर से आप डिवाइड कर दीजिए और आपका क्या निकल जाएगा, एडीआई निकल जाएगा। जनरली जो सेफ्टी फैक्टर होता है, इसकी जो मैं रेंज आपको बता देती हूँ, 10 to 1000 इसकी रेंज होती है, ठीक है। जनरली आप देखोगे बहुत सारे डाटा के अकॉर्डिंग सेफ्टी फैक्टर 10 निकलेगा, बहुत टाइम निकलेगा 100, बहुत टाइम निकलेगा 1000। ये आपको एस्टिमेट करना होता है डाटा को देखते हुए, वो मैं एस्टिमेशन आपको बाद में बताऊंगी। तो आपको जनरली एनओईएल एलओईएल जो भी आपका रेस्पेक्टिव है उसको सेफ्टी फैक्टर से आप डिवाइड कर दीजिए और आपका एवरेज डेली इनटेक निकल के आ जाएगा। इतना आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। बाकी डिटेल में मैं बताऊंगी आपको सेफ्टी फैक्टर, परेशान नहीं होना है, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको समझ में आ गया तो ये तीनों आपको पैरामीटर समझ में आए हैं। इसके अलावा देखिए और क्या क्या हम यहाँ से पता लगा सकते हैं। चलिए, इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास है वो क्या है, फोर्थ एमटीसी। एमटीसी मैक्सिमम टोलरेटेड कंसंट्रेशन। मैक्सिमम टोलरेटेड कंसंट्रेशन क्या होगी, आप जब ये स्टडी परफॉर्म करोगे, मैंने बताया कि अलग अलग डोज हर एनिमल के ग्रुप को दी जा रही है, तो आपको क्या करना है, आपको वो डोज सिलेक्ट करनी है जो पूरे इतने लंबे टाइम के लिए, चाहे एक्यूट की बात करें, सब एक्यूट की 28 डेज, अगर सब क्रोनिक की बात कर रहे हैं तो 90 दिन के लिए आप दे रहे हो किसी ड्रग को, तो आपको वो कॉन्सेंट्रेशन का भी यहां से पता लग जाता है जो क्या है, आपकी जो एनिमल्स हैं मैक्सिमम टोलरेट कर पा रहे हैं इतने दिनों तक, यानी कि ऐसी डोज जिसे देने के बाद आपका एडवर्स इफेक्ट नहीं आ रहे हैं इतने लंबे टाइम के लिए भी, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम टोलरेटेड कॉन्सेंट्रेशन। सपोज इस डाटा की अगर मैं बात कर रही हूं तो मैक्सिमम इस डाटा के अकॉर्डिंग कितनी डोज है जो आपका एनिमल्स टोलरेट कर रहे हैं, यानी कि कौन सी ऐसी डोज है जिसमें एनिमल्स बिल्कुल भी आपका क्या कर रहे हैं, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, एनिमल्स में टॉक्सिसिटी नहीं हो रही है। तो इस डाटा के अकॉर्डिंग मैं देखूं तो 50 mg आपकी वो डोज बन रही है, क्योंकि और हो सकता है 50 mg और 100 mg के बीच की कोई डोज ऐसी हो जो सेफ ही हो। जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो इतना गैप आप नहीं रखोगे कि एक को आपने 50 mg दी दूसरे को 100 दी, तो उनके बीच का डाटा भी आपके पास होगा, तो आप यहाँ से मैक्सिमम टोलरेटेड कंसंट्रेशन का भी पता लगा सकते हो, कर सकते हो आसानी से, ठीक है। पूरा डीआरसी आप प्लॉट करोगे, बहुत कम 0.1, फिर उसके बाद आप 1 दे रहे हो, ठीक है, 10 दे रहे हो, इस तरीके से आप डोजिंग दोगे और उससे आपको पता लग जाएगा कि किस डोज में एडवर्स इफेक्ट आने स्टार्ट हुए हैं और कितनी डोज तक आप सेफ चल रहे थे, आपके एनिमल्स टोलरेट कर रहे थे, तो इसका भी वहां से पता लग जाएगा एमटीसी का, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है डीआरसी, वो तो मैंने मेंशन नहीं किया, वो पहले ही कर देना चाहिए था।
डोज रिस्पॉन्स कर्व का पता लग जाएगा, वही जो मैं बता रही थी कि धीरे धीरे डोज बढ़ाते रह रहे हो, है ना, और आपको ये पता लग जा रहा है कि किस डोज में क्या रिस्पॉन्स आया, किस डोज में क्या रिस्पॉन्स आया। तो पूरा आपको एक डोज रिस्पॉन्स कर्व आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखो 6 पॉइंट हमारा क्या है, क्या हमें पता लग रहा है वो भी देख लो आप। ऑर्गेन टॉक्सिसिटी आपको पता लग जाएगी, टारगेट ऑर्गेन टॉक्सिसिटी, जो मैंने आपकी ऑब्जर्वेशन में आपसे डिस्कस किया था कि आप क्या कर सकते हो, ऑर्गन टॉक्सिसिटी का कैसे पता लगाओगे, वही लीवर के लिए एलएफटी है, किडनी के लिए किडनी फंक्शन टेस्ट है, वैसे ही अलग अलग ऑर्गन्स के लिए अलग अलग टेस्ट आपके होते हैं। तो उसके थ्रू आप ब्लड और जो आपका यूरिन है उन सैंपल्स को लेके उनकी टेस्टिंग के थ्रू पता लगा सकते हो कि आपके ऑर्गन्स में टॉक्सिसिटी हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि हर पैरामीटर किसी न किसी को आपका डिनोट करता है। सपोज अगर ब्लड में क्रिएटिनिन का लेवल ज्यादा है तो सब आपको पता है कि किडनी में प्रॉब्लम आई है। ठीक है, तो ये भी आपको पता लग जाता है इसके थ्रू। 7th आता है आपका बायोकेमिकल, आपका स्टडी हो जाती है। ठीक है, बायोकेमिकल्स आपकी पैरामीटर्स का पता लग जाता है, उसमें यही आएगा आपका बायोकेमिकल चेंजेस में। ठीक है, बायोकेमिकल चेंजेस में वही जो मैं बता रही थी आपको, क्रेटिनिन, बोन, एएलटी, एएसटी, इन सब के थ्रू आपका पता लग जाता है कि भाई क्या क्या आपका बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं इस ड्रग की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, देखो एक और चीज का पता लग जाता है हमें, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इफेक्ट। अब ये क्या है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इफेक्ट क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, देखो 28 डेज के लिए, मान लो आपने सब एक्यूट के केस में 28 डेज के लिए आपने ड्रग दी, उसके बाद आपने ड्रग ऑब्वियसली स्टॉप कर दोगे। उसके बाद आप ये देखोगे कि ड्रग को स्टॉप करने के बाद क्या आपके जो इफेक्ट आए थे वो रिवर्स हो रहे हैं या फिर वो वैसे के वैसे ही है। ठीक है, अगर मान लीजिए वही बात है, अगर ब्लड के पैरामीटर बिगड़े हुए हैं, सपोज ब्लड में क्रिएटिनिन का लेवल ज्यादा है, तो आपने जब ड्रग को स्टॉप किया तो क्या वो लेवल नॉर्मल हुआ या नहीं हुआ, तो इससे आपका क्या पता चलेगा, रिवर्सिबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी का पता लग जाएगा कि जो डैमेज हो रहा है वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। समझ में आ गया, तो ये भी आपको क्या होता है इस इन स्टडीज के थ्रू पता लग जाता है जब आप ट्रीटमेंट को स्टॉप करते हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स है, और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो ऊपर भी मैं मेंशन कर सकती थी, वो यहाँ पे दे रही हूं मैं, थेरापिटिक इंडेक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थेरापिटिक इंडेक्स सबको पता है, थेरापिटिक इंडेक्स क्या होती है, वो आपकी रेंज होती है जिसके बीच में आप अगर दे रहे हो तो ड्रग सेफ है, अगर उस रेंज से आप ऊपर जा रहे हो तो टॉक्सिक इफेक्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे, और उससे कम आप ले रहे हो तो इफेक्ट आएगा ही नहीं। इसी को तो बोलते हैं थेरापिटिक इंडेक्स, है ना। तो थेरापिटिक इंडेक्स का यहाँ पे हमें पता लग जाता है, जो कि सबसे मेन हमारा एम है, हमें चाहिए ही ये कि हमें सेफ्टी जोन पता लग जाए कि किस डोज, कोई भी ड्रग को हमें कितने डोज में देना है, कितने से कितने एमजी के बीच में अगर आप देंगे तो ड्रग सेफ रहेगी, और उससे ज्यादा देने पे टॉक्सिसिटी आएगी, उससे कम देने पे आपका कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं। तो थेरापेटिक इंडेक्स कैसे पता लगाते हैं भाई, थेरापेटिक इंडेक्स कैसे निकालते हैं हम, LD50 डिवाइडेड बाय ED50। ठीक है, LD50 मतलब एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडीज से आपको LD50 पता चल चुकी थी, वो डोज आपको पता लग चुकी थी जो 50% पॉपुलेशन को किल कर देती है। LD50 बताया मैंने कैसे निकालते हैं। ED50 क्या होती है, इफेक्टिव डोज, यानी कि अब यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट आता है जो मैं आपको बता रही थी कि आपने एक ग्रुप ऐसा लिया है जिसको बीमारी हुई है, सपोज डायबिटीज की ये मेडिसिन है, एक ग्रुप ऐसा आपने लिया जिसको, जिनने जो एनिमल्स हैं उन्हें डायबिटीज है, तो आप ऐसी आप वो डोज आप सिलेक्ट करोगे जिसमें 50% जो डायबिटिक पॉपुलेशन थी वो क्योर हो गई। ठीक है, आप वो डोज आप देखोगे, इस स्टडी के थ्रू ही ED50 निकालने का फायदा ही ये है। इफेक्टिव डोज मतलब क्या होता है कि ड्रग की वो डोज जो कि 50% पॉपुलेशन को ठीक कर दे। ठीक है, तो इसीलिए एक ग्रुप हमें डिजीज वाला भी इसमें रखना पड़ता है, तो आप अब उसको भी डोज दोगे, ठीक है, डिजीज वाले को भी आप डोज दे रहे हो, तो क्या होगा, आप उसको, आपसे पता लग जाएगा कि किस डोज में आपके कितनी ड्रग देने में आपकी 50% जो आपकी पॉपुलेशन थी, यानी कि अगर 10 रेट थे उस ग्रुप में तो 5 रेट आपके डायबिटीज फ्री हो गए। ठीक है, वो हो गई ED50। ठीक है, इफेक्टिव डोज। तो ये दोनों अगर आपको पता है, LD50 आपको कहां से पता लग जाएगी, एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडीज से। ED50 आप यहीं से पता लगा सकते हो
ठीक है, एक ग्रुप ऐसा रख के। तो ED50 आपको पता लग गई, तो आप इसके थ्रू आपको थेरापेटिक इंडेक्स का पता लग जाएगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। थेरापेटिक इंडेक्स यानी कि उसी के बीच में आप अपनी डोज रखोगे, ना ऊपर ना कम। ऊपर रखोगे तो टॉक्सिसिटी आएगी, कम रखोगे तो इफेक्ट आएंगे ही नहीं। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जो हमें सब एक्यूट और सब क्रोनिक टॉक्सिसिटी से पता लगते हैं। अब बात ये आती है कि क्रोनिक टॉक्सिसिटी की क्यों जरूरत पड़ी, ये थर्ड वाली। क्योंकि आप एक 28 दिन के लिए कोई दवाई देके, 3 महीने के लिए कोई दवाई देके आप इतना श्योर नहीं हो सकते हो कि अब ये ड्रग कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी, है ना। तो इसीलिए आप अपने रिजल्ट को और अच्छा करने के लिए आप लॉन्ग टर्म को देख रहे हो कि लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट आएंगे। डाटा को और ज्यादा सिक्योर करने के लिए हम क्रॉनिक स्टडीज भी करते हैं। उसमें हमें और भी बहुत सारी चीजों का पता लगता है कि कहीं कोई ड्रग कार्सिनोजेनिक तो नहीं है, कि कैंसर तो नहीं कॉज करती है, म्यूटाजेनिक तो नहीं है, ठीक है, डीएनए में कोई चेंज तो नहीं ला रही है, या टेराटोजेनिक तो नहीं है, जो अगर मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट फीमेल है वो उसे ले और उसके वुम्ब पे कोई फर्क पड़े, बेबी को फर्क पड़े, तो उसका भी हमें पता क्रॉनिक टॉक्सिसिटी स्टडी में पता लगता है, क्योंकि वो लंबे टाइम के लिए क्रोनिक टॉक्सिसिटी स्टडीज में जो इंसान है वो लंबे टाइम के लिए उस ड्रग से एक्सपोज हो रहा है, ठीक है। डाटा यही रहेगा, वहां पे अब मैं इन सबको नहीं बताऊंगी, वो बहुत शॉर्ट में हमारा कवर हो जाएगा। डाटा यही जो मैंने आपको 9 पैरामीटर्स बताए हैं, हो सकता है इससे कुछ और ज्यादा पैरामीटर्स आप ऐड कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, लेकिन मेन ये जो 9 पैरामीटर्स हैं यही पैरामीटर्स वहां पे भी असेस किए जाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो आपका डाटा होगा और भी ज्यादा सिक्योर डाटा होगा। होना यही है। जैसे मैंने आपको एवरेज डेली इनटेक की बात बताई थी, मैंने बोला था बेसिस ऑफ एवरेज डेली इनटेक यहां से पता लगता है। मैंने ये नहीं बोला था कि एक्यूरेट एडीआई का पता यहां से लगता है। इसीलिए मैंने क्यों नहीं बोला था, क्योंकि क्रॉनिक में आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलते हैं, वहां पे आपको ज्यादा, आप कह सकते हो, सिक्योर रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्रोनिक टॉक्सिसिटी स्टडी को कवर करेंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि सारे पैरामीटर्स ऑलरेडी हम यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।